हेलो माय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। राधे राधे, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। तो यार न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है कक्षा 11 में, उसमें न्यूक्लिक एसिड मेंशन है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मतलब उसी से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। बाकी तो क्लास 12th में भी है, तुम्हारा जेनेटिक्स में भी है और बायोटेक में भी है। तो न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो जैसा कि तुमने जाना कि तुमने एक बॉडी से एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको मिक्सचर में डाल के ग्राइंड कर दिया, उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड मिलाया, तुमको एक स्लरी मिल गया, एक मिक्सचर मिल गया। तुमने इस मिक्सचर को एक बाल्टी के ऊपर, एक बाल्टी ली तुमने और बाल्टी के ऊपर एक कपड़ा डाल दिया, उसमें तुमने वो मिक्सचर डाल दिया। तो मिक्सचर का काफी सारा कंपोनेंट यहाँ बाल्टी में आ गया, काफी सारा कंपोनेंट इसी पेपर के ऊपर कलेक्ट हो गया। तो जो कंपोनेंट इसी पेपर के ऊपर कलेक्ट हो गया उसको तुमने बोल दिया था इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। जो बाल्टी के अंदर आ गया था उसको तुमने बोल दिया था सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, अब तुमने जो है ये जो इनसॉल्युबल फ्रैक्शन जिसको बोला था, इसी इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में न्यूक्लिक एसिड यार तुम्हारा प्रेजेंट होता है। कोई तुमसे पूछ ले न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, तो इनसॉल्युबल पार्ट में प्रेजेंट होता है। जो तुमने बॉडी का कोई लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड करा, उसके बाद जो तुमने मिक्सचर बनाया, उसमें जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा उसमें प्रेजेंट होगा तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में आता कौन कौन है? तो न्यूक्लिक एसिड में दो मॉलिक्यूल्स आते हैं तुम्हारे, दो लोग आते हैं, दो भैया आते हैं। एक का नाम है डीएनए, एक का नाम है भैया आरएनए। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का नाम होता है भैया राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या नाम होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये है डीएनए और आरएनए का भैया पूरा नाम। आओ आगे बात करते हैं थोड़ी सी आगे क्या क्या बात करेंगे। आप देखेंगे जो न्यूक्लिक एसिड होता है भैया, ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। किससे मिलकर के बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड्स आर द यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है ये तीन कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है। इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर होता है। एक होता है तुम्हारा पेंटोज शुगर। फॉस्फेट शुगर होता है क्या? नहीं, फॉस्फेट शुगर नहीं होता है, फॉस्फेट मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, एक तुम्हारा पेंटोज शुगर आ जाएगा, एक तुम्हारा नाइट्रोजनस बेस आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारा प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोटाइड में। पेंटोज जो नाइट्रोजनस बेस होगा ये फर्दर दो लोगों में डिवाइड हो जाएगा। एक को बोलेंगे प्यूरिन्स, एक को बोलेंगे पिरिमिडीन्स। प्यूरिन्स में तुम्हारा जो आ जाएगा वो आ जाएगा एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडीन्स में जो तुम्हारा आ जाएगा वो आ जाएगा थायमिन और साइटोसिन आ जाएगा। कौन आ जाएगा? थायमिन और साइटोसिन। इन द केस ऑफ पिरिमिडीन्स, इन द केस ऑफ पिरिमिडीन्स एक बात और कर लेते हैं। जैसे तुमने दो न्यूक्लिक एसिड में तुमने दो सब्सटेंस के बारे में पढ़ा, दो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, एक डीएनए के बारे में पढ़ा, एक आरएनए के बारे में पढ़ा। ठीक, जो तुम्हारा भैया डीएनए होगा उसमें तुम्हारा जो होगा थायमिन प्रेजेंट होगा, जो तुम्हारा आरएनए होगा उसमें थायमिन की जगह पर यूरेसिल प्रेजेंट होगा। अब आप देख लो ये पेंटोज, ये फॉस्फेट, ये नाइट्रोजनस बेस कैसे अरेंज होते हैं, कैसे क्या लगे होते हैं एक दूसरे के साथ। बनाते रहिए अपना डायग्राम भैया, वीडियो पॉज कर करके। ठीक है, आओ देखते हैं। तो पेंटोज शुगर की स्ट्रक्चर तो तुम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ये होती है तुम्हारी पेंटोज शुगर, ये होती है आपकी पेंटोज शुगर। यहाँ पे सब जगह OH लगा रहता है। क्या लगा रहता है? OH लगा रहता है। यहाँ पे CH2 लगा रहता है, इससे OH लगा रहता है यार। ये तुम्हारी पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर है तुम्हारी। ये तुम्हारा 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर कार्बन, ये 3 नंबर कार्बन, ये 4 नंबर कार्बन, ये 5 नंबर कार्बन। ये 5 नंबर कार्बन हो गया भैया। कौन सा नंबर कार्बन हो गया? 5 नंबर कार्बन। इस 5 नंबर वाले कार्बन से जो होगा, जो 5 नंबर वाला कार्बन होता है भैया, इससे तुम्हारा जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है? फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है 5 नंबर वाले कार्बन से। और जो तुम्हारा 3 नंबर वाला कार्बन होता है, 3 नंबर वाला जो कार्बन होता है इससे क्या जुड़ा रहता है? 3 नंबर वाले कार्बन से कुछ नहीं जुड़ा रहता है, वो OH का OH रहता है। जो तुम्हारा 2 नंबर वाला कार्बन होता है, कौन सा नंबर? 2 नंबर वाला कार्बन। 2 नंबर वाले कार्बन से तुम्हारा क्या जुड़ा रहता है? 2 नंबर वाले कार्बन से तुम्हारा जुड़ा रहता है नाइट्रोजनस बेस, जिसको तुमने बोला था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
थायमीन, यूरासिल, ये सब तुम्हारा 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। कौन से वाले नंबर से कार्बन से बेटा? 2 नंबर वाले कार्बन से जुड़ा रहता है। बहुत दुख की बात है। तो ये तुम्हारा अरेंजमेंट हो गया अबाउट द न्यूक्लियोटाइड में कौन से कहाँ पे अरेंज रहता है। अब बात करेंगे पेंटोज शुगर में क्या डिफरेंस रहता है डीएनए और आरएनए की। पेंटोज शुगर में क्या डिफरेंस रहता है, इसको सब बना लो, खचाक खचाक से बना लो अगर तुमको बनाना है तो, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है यार। ये तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर है, तो हम डीएनए और आरएनए की पेंटोज शुगर में डिफरेंस को समझेंगे। डीएनए और आरएनए की पेंटोज शुगर में क्या डिफरेंस होता है। जो तो भैया ये जो तुम्हारा 3 नंबर कार्बन पे OH प्रेजेंट है ना, 3 नंबर कार्बन पे जो OH प्रेजेंट है ना, ये राइबोज शुगर में एज इट इज रहेगा। आरएनए की स्ट्रक्चर है या आरएनए की राइबोज शुगर है। लेकिन अगर डीएनए की शुगर की बात करें तो उसका नाम है डीऑक्सी। तो 3 नंबर पे जो कार्बन होगा वहां से भैया ऑक्सीजन जो होगा वो हट जाएगा, ऑक्सीजन इसको छोड़ के चला जाएगा, तो बोलेंगे डीऑक्सी, मतलब ऑक्सीजन की कमी वाली शुगर। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हो ना डीएनए का नाम, यानी कि ऑक्सीजन जो है एब्सेंट होगा 3 नंबर वाले कार्बन पे। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही हो तो बताओ, या ना समझ में आ रही हो तो कोई बात नहीं। तो जैसे कि तुमने अभी इसके बारे में पढ़ा था, ये तुम्हारी पेंटोज शुगर होगी, ये तुम्हारी पेंटोज शुगर होगी। इस पेंटोज शुगर पे क्या होता है, इस पेंटोज शुगर पे भैया क्या होता है, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2, ये तुम्हारा 3, ये तुम्हारा 4, ये तुम्हारा 5 नंबर वाले कार्बन से तुम्हारा फास्फेट जुड़ा रहेगा। इस से उसको बोलते हैं 5' एंड। 5' एंड पे क्या फ्री प्रेजेंट रहता है, फ्री फास्फेट ग्रुप प्रेजेंट रहता है 5' वाले एंड पर। उसके बाद तुम्हारा जो 1 नंबर वाला कार्बन होगा, 1 नंबर वाले कार्बन पे तुम्हारा प्रेजेंट होगा नाइट्रोजनस बेस। ठीक, 2 नंबर वाले कार्बन पे तुम्हारा कुछ भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, जैसे OH प्रेजेंट था वो अपना OH मस्ती में प्रेजेंट रहेगा, कोई मसला नहीं है। 3 नंबर वाले कार्बन पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहेगा, आइए देखते हैं। 3 नंबर वाला जो कार्बन होगा उसे कहेगा मुझे बॉन्डिंग करनी है। क्या करनी है? बॉन्डिंग करनी है, इधर 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 इधर। तो ये तुम्हारा राइबोज शुगर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, यहाँ पे भी तुम्हारा CH2 लग जाएगा, इससे तुम्हारा फॉस्फेट जुड़ेगा और ये फॉस्फेट से दोस्ती कर लेगा 3' कार्बन, और ये तुम्हारा 1 2 3 4 3' कार्बन और 5' कार्बन के बीच में फॉस्फेट ग्रुप जो है आपस में दोस्ती करा देगा, बॉन्डिंग करवा देगा यार। यहाँ पे तुम्हारा जो है नाइट्रोजनस बेस लग जाएगा 1 नंबर वाले कार्बन पे, डिग्री वाले कार्बन पे नहीं, सॉरी 1 नंबर वाले कार्बन पे। 2 नंबर वाले कार्बन पे तुम्हारा OH ग्रुप लगा रहेगा, 3 वाले नंबर पे तुम्हारा OH ग्रुप लगा रहेगा। तो होगा ये, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो 2 डिग्री वाले जो कार्बन, सॉरी जो 2 नंबर वाला कार्बन होगा यार, 2 नंबर वाले कार्बन पे क्या होगा, सिर्फ क्या होगा, H लगा रहेगा, OH नहीं होगा ना, तो H लगा रहेगा। तो 3' पे OH एंड फ्री हो गया, तो इस वजह से बोलते हैं मोइटी ऑफ द डीएनए, 5' इंटू 3' एंड होती है। और जो इसका दूसरा वाला स्ट्रैंड होगा वो जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि यहाँ पे 3' एंड उठ के आ जाएगा और यहाँ पे 5' एंड उठ के चला जाएगा। तो आपस में बाद में यहाँ पे इनकी पेयरिंग हो जाएगी, नाइट्रोजनस बेस के साथ। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है, एडेनिन के साथ बताओ क्या जुड़ता है, एडेनिन के साथ क्या जुड़ता है भाई, एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन जुड़ता है। तो एडेनिन के साथ यहाँ पे थाइमिन जुड़ जाएगा और यहाँ पे ग्वानिन है तो उसके साथ साइटोसिन जुड़ जाएगा और आपस में मिलकर के डीएनए जो है डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशन थी अबाउट द न्यूक्लिक एसिड के बारे में इंफॉर्मेशन थी, डीएनए के बारे में तुमको पढ़ा दिया। ठीक, अब हम बात करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का तुम्हारी जिंदगी में रोल क्या है, इसका रोल क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्यों आया तुम्हारी जिंदगी में, क्या काम है न्यूक्लिक एसिड का। तो न्यूक्लिक एसिड में भैया डीएनए होता है और आरएनए होता है, ये बात तो तुम लोग जानते हो।
न्यूक्लिक एसिड में डीएनए होता है और आरएनए होता है, ये बात आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जो डीएनए होता है एक बहुत बड़ा मेजर जेनेटिक मटेरियल है, जो आरएनए होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जैसे वायरस वगैरह हो गए ना, तो उसमें आरएनए भी एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है। तो डीएनए की कुछ खूबियां हैं, आरएनए की भी कुछ खूबियां हैं। तो डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो थाइमिन होता है, और आरएनए में नाइट्रोजनस बेस बाकी के सेम होते हैं, बस थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, और उसमें ऑक्सीजनेटेड शुगर होता है, ऑक्सीजनेटेड शुगर होता है, राइबोज शुगर होता है, ठीक है। तो ये अबाउट द इंफॉर्मेशन थी अबाउट द डीएनए एंड आरएनए। जो तुम्हारा डीएनए होगा सिर्फ जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा, लेकिन जो तुम्हारा आरएनए होगा मल्टी टैलेंटेड है, कैटलिस्ट की तरह भी काम कर लेगा, और तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड की तरह भी काम कर लेगा, जेनेटिक मटेरियल की भी तरह काम कर लेगा, एक एडेप्टर की तरह भी काम कर लेगा, मैसेंजर की तरह भी काम कर लेगा। ये आरएनए की खूबियां हैं, आरएनए की प्रॉपर्टीज हैं। क्लास 12 की एनसीईआरटी में ये सभी कहानियां, ये सभी किस्से लिखे हुए हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर था न्यूक्लिक एसिड के बारे में वो यहीं तक था। अगर आप सभी लोगों को वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई निर्भय का सपोर्ट करें, बिकॉज नियारे फाउंडेशन को ज़रूरत है आप सबके सहयोग की, आप सबकी लोगों की मदद की। और जो मैंने एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक किए है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैंने क्रैक किया हुआ है जो उत्तर प्रदेश का एक कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसमें जो मेरी 98 परसेंटाइल रही है, 98 परसेंटाइल मेरा आया हुआ है। जो मेरा स्कोर रहा है एक अराउंड 100 के आसपास मेरा स्कोर रहा है, मोर देन 95 रहा है, ठीक है। तो मैंने वो छोटा सा एक एंट्रेंस क्रैक कर रखा है, छोटा सा एंट्रेंस क्रैक कर रखा है, बड़ा एंट्रेंस भी क्रैक कर रहे हैं, मतलब कर तो दिए, ये बहुत बड़े बड़े एंट्रेंस भी क्रैक कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी लोगों का सहयोग और सपोर्ट चाहिए। मतलब मुझे कुछ ज्वाइन में ही नहीं करना रहता है कॉलेज वॉलेज, मैं तो ऐसी खुशी में मज़े में एंट्रेंस देते रहता हूँ, मजाक मजाक में एंट्रेंस, मजाक मजाक में एग्जाम दे देने चाहिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जाते जाते एक शायरी, एक लाइन सुन लें कि मैं उसकी जुल्फों में इस तरह आबाद हूँ, कि मैं उसकी जुल्फों में इस तरह आबाद हूँ, मैं उसकी जुल्फों में इस तरह आबाद हूँ, उसके जाने के बाद मैं बर्बाद हूँ, मगर खुश मिजाज हूँ, खुश मिजाज हूँ। इसका मतलब ये है कि भाई मैं मतलब इतना जुड़ा हुआ हूँ, इतनी खुशी होती है मुझे कुछ चीज़ों से कि भले वो चीज़ें मुझे बर्बाद कर दें एक पूरी तरीके से, लेकिन मज़ा आता है। लाइक दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, अपनी स्टडी से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो, अपने मम्मी पापा से प्यार करो, उनके सपनों को पूरा करो, खूब अपने ऊपर काम करो, मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और चलते हैं, राम राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम।